अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्राम। इस लेक्चर के अंदर हम आईटी से रिलेटेड कुछ लॉज और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे और आउटलाइन के अंदर जो टॉपिक्स इसमें से कवर हो रहे हैं वो है कंप्यूटिंग प्रोफेशंस एंड लॉ और साथ में कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो टॉपिक जो है ना ये आउटलाइन से आपके कवर हो जाए। अब सबसे पहले तो ये कि कंप्यूटिंग लॉ क्या होता है। कंप्यूटिंग लॉ जो है ना एक ऐसा फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेम, जो कि गवर्न करता है डेवलपमेंट, यूज, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम्स के जरिए चाहे हम किसी चीज की डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ को हम डेवलप कर रहे हैं, उसकी स्टोरेज को हम डेवलप या यूज कर रहे हैं, और उसके अलावा जो उसके जरिए इंफॉर्मेशन है उसकी डिसेमिनेशन यानी उसको हम अगर स्प्रेड कर रहे हैं तो ये क्या है, ये हमारे पास। तो इस सारी चीजों के लिए जो हमारे पास एक लीगल फ्रेमवर्क होगा जो इनको गवर्न करेगा कि इनके अंदर हमारे पास जो है ना इंफॉर्मेशन का कैसे शेयरिंग इंफॉर्मेशन की कैसे होगी, हम कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप कैसे करेंगे, उसको किस एक्सटेंट तक जो है वो हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हमें जो है ना एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, उससे आगे जो हमारा बिहेवियर है वो अनएथिकल या फिर इलीगल जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारी चीजों को गवर्न करने के लिए जो एक फ्रेमवर्क होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वो एक कंप्यूटिंग लॉ है। और जैसे जैसे हमारे पास कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो है ना वो इवॉल्व कर रही है ना, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वैसे वैसे नए प्राइवेसी से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो नए नए लॉज है ना ये बन के आ रहे हैं। अगर आप इसकी सिंपल डेफिनेशन करना चाहो ना, अगर आपको ऊपर वाली थोड़ी मुश्किल लग रही है, तो कंप्यूटिंग लॉ जो है ना ये हमारे पास ऐसी लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन बोलते हैं कानून साजी, ऐसी लेजिस्लेशन है जो अप्लाई होती है यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी पे, यानी ऐसे कानून जो हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज के ऊपर जो है ना वो अप्लाई होते हैं, वो क्या है, हमारे पास कंप्यूटिंग लॉज है। अब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ सकती है, डाटा प्रोसेसिंग आ सकती है, इंटरनेट कम्युनिकेशन आ सकती है, या कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका जो एथिकल यूज है वो उसके अंदर आ सकता है। उसके बाद है इसके कोर एरियाज। कोर एरियाज जो है ना इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये किन किन एरियाज के अंदर जो है ना अप्लाई होगा, या किस एक्सटेंट तक जो है ना ये कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो लीगल फ्रेमवर्क जो है वो अप्लाई किया गया। तो सबसे पहले है प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन। ऐसे लॉज जो गवर्न करते हैं कि हमारा पर्सनल डाटा जो है ना वो कलेक्ट कैसे किया जाएगा, उसको स्टोर कैसे किया जाएगा, देन उस स्टोर्ड डाटा को प्रोसेस कैसे किया जाएगा और फिर उसको किससे शेयर किया जाएगा। अक्सर आपने एप्लीकेशंस ओपन की होंगी तो वो आपको बोलती होंगी कि हमारा जो डाटा है हम वो किसी भी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करते, लेकिन स्टिल वो डाटा का बोल रहे होते हैं ना कि हम डाटा शेयर नहीं करते, लेकिन उस डाटा को वो प्रोसेस करके उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन बना के तो वो शेयर कर देते हैं। तो वो जो उनकी स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती है ना वो बड़ी घुमा फिरा के उन्होंने लिखी, हमें वो बता भी सच रहे होते हैं और वो होता भी झूठ ही है। खैर, फिर उसके बाद है हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ना एक सेपरेट कंप्लीट टॉपिक है जिसमें हम ये देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉफ्टवेयर के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको उसको प्रोटेक्ट हम कैसे करते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ प्रोटेक्शन क्या है और उनको ब्रीच कैसे किया जा सकता है। इसको हम डिटेल में जो है ना एक सेपरेट टॉपिक के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होगी किसी डिजिटल मीडिया की, या फिर इन्वेंशन थ्रू कॉपीराइट के, कॉपीराइट के थ्रू अगर हमने कोई इन्वेंशन की है, उसके पेटेंट्स किए हैं, या फिर हमारे कोई ट्रेड सीक्रेट्स हैं, तो उन सारी चीजों को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसका जो एक सेपरेट टॉपिक है उसके अंदर ये सारी चीजें जो है ना ये डिस्कस का हम करेंगे। फिर उसके बाद है कंप्यूटर क्राइम एंड मिसयूज। अब कंप्यूटर क्राइम एंड मिसयूज के ऊपर भी जो है ना एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसके अंदर हम इसको डिटेल के अंदर जो है ना डिस्कस करेंगे। अब कंप्यूटर क्राइम्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हैकिंग है, फिशिंग है। हैकिंग से के बारे में तो आपको पता ही होगा। अब फिशिंग क्या होता है, उसमें भी ये भी हैकिंग की एक टाइप है। इसमें हम किसी बंदे को कोई एक लिंक वगैरह देते हैं और वो उस लिंक को ओपन करता है और हमें उसका जो है ना उसके सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। तो ये अनइंटेंशनली जो विक्टिम है वो खुद ही एक्सेस इसमें दे रहा होता है। डीडॉस अटैक्स हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स जिनको बोलते हैं, ढेर सारी रिक्वेस्ट वगैरह एक सर्वर पे भेज के उसको कंफ्यूज कर देते हैं और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट है जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, फेसबुक पे आप देख रहे हो किसी दूसरे की पिक्चर वगैरह, नाम वगैरह लगा के लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं और आइडेंटिटी एक किस्म हमने चोरी की हुई है। उसके अलावा मालवेयर्स को जो है वो स्प्रेड किया जा रहा है ईमेल्स के जरिए, या फिर और ऐसी डिफरेंट वे ऑफ जो कम्युनिकेशन है उनके जरिए ऐसे वायरसेस वगैरह जो है वो सिस्टम्स के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं जो हमारे सिस्टम के लिए नुकसानदायक है। फिर उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी लॉज। किसी भी सिस्टम की जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस है ना उसको सेफ गार्ड करने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी लॉज के अंडर आएंगी। फिर उसके बाद है डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ई कॉमर्स। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल एग्रीमेंट्स। जो एक तो एग्रीमेंट्स है ना जो हम ऑन पेपर करते हैं, फिजिकल एग्रीमेंट्स होते हैं। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे डिजिटली होते हैं,
तो उनकी जो लीगल रिकॉग्निशन है कि उनको कबूल किया जाए। और उसके अलावा फिर अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कोई प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें वो टर्म्स ऑफ सर्विसेज़ देते हैं और फिर हम उसको एग्री करते हैं, तो हम हमारा वो क्या हो जाता है, एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उनके साथ। अमूमन हम उसको पढ़ते कोई नहीं, उसके अंदर उन्होंने सारा कुछ बताया होता है कि हमारे डाटा के साथ क्या किया जाएगा। हम सिंपली एग्री कर देते हैं और बाद में उस प्लेटफ़ॉर्म को अपनी तकरीबन जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सारी की सारी वो जैसे चाहें उसको वो यूज़ कर रहे होते हैं और हम उस पे फिर बाद में कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमने एग्री किया होता है जो भी हमारा उनके साथ एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट हो। उसके बाद है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस सेंसरशिप। अब इस चीज़ के बारे में भी आप सबको अच्छे से आगाही होगी, क्योंकि एज़ पाकिस्तानी एंड मुस्लिम्स हम अमूमन गाज़ा या पैलेस्टाइन से रिलेटेड जो है ना वो फेसबुक पे पोस्ट वगैरह करते हैं और हमें हमारी जो पोस्ट जो कि मतलब इवन इसराइल के अगेंस्ट भी ना हो, सिर्फ ह्यूमैनिटी बेस्ड हो, उसको भी सेंसर कर दिया जाता है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को वहाँ पे अच्छा खासा जो है ना वो दबाया जाता है, सेंसरशिप की जाती है एक हास्य नैरेटिव को जो है ना सपोर्ट करने के लिए। लेकिन लीगली जो है ना ये सिर्फ तब अलाउ होता है जब हम किसी एक ग्रुप के अगेंस्ट, किसी एक रेस के अगेंस्ट जो है ना हेट कर रहे हो, तब ये करना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को थोड़ा सा वहाँ पे रोक के थोड़ी सी सेंसरशिप लगानी चाहिए। और अगर ये हम नहीं कर रहे तो फिर हमें वहाँ पे हर तरह की जो बोलने की जो है ना वो इजाज़त होनी चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हमको जो है ना वो फ्री होके जो है ना एक्सप्रेस कर सकें। अब ये हम इसके ऊपर लॉज़ क्यों बनाते हैं, ताकि हम इसको बैलेंस कर सकें, फ्री एक्सप्रेशन जो है। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अम्ब्रेला के अंडर जो है वो मैं किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करना शुरू कर दूँ, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए इसके अंदर बैलेंस करना ज़रूरी है और उस बैलेंस करने के लिए हम डिफरेंट लॉज़ लेके आते हैं। फिर उसके बाद है कुछ एग्ज़ाम्पल कंप्यूटिंग लॉज़ की। में सबसे पहले एक जीडीपीआर है। जीडीपीआर जो है ना ये यूरोपीय यूनियन का है। उसके बाद फिर कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट है जो यूनाइटेड स्टेट्स का है। फिर उसके बाद डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है, ये भी अमेरिकन है। फिर उसके बाद पैका है, पीईसीए, ये पाकिस्तान में कंप्यूटिंग लॉ जो है ना वो डेवलप किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, इसमें होता क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, यानी जो भी हमारे पास जो है ना वो डिजिटली क्राइम्स होते हैं उनको हैंडल किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है ना वो पेपर में क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि किसी एक कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट की जो है ना आपने एग्जांपल देनी है और क्यों और उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं, इसके टाइप्स भी देखते हैं, इसका फॉर्मेट वगैरह भी सारी चीजें जो है ना इसकी देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये आउटलाइन करता है राइट्स, obligations, responsibilities, timelines, pricing and legal terms। अब जो भी हमारा क्लाइंट है और जिस कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी भी सॉफ्टवेयर कोई बनवा रहे हैं या कोई भी ऐसा काम, तो कोई भी ऐसा काम जो किसी वो सॉफ्टवेयर हाउस के साथ जो है ना वो कर रहा है, तो उस दौरान जो है ना वो कौन कौन से दोनों को राइट्स मिलेंगे, कौन कौन सी दोनों को के पास जो है ना वो ओब्लिगेशंस होगी जो उन्होंने लाजमी काम करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, उसके अलावा टाइमलाइन कितनी होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की जब तक वो वैलिड है। उसके अलावा जो है ना जो भी प्रोडक्ट उनके दरमियान में जो है ना वो जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी प्राइस वगैरह क्या होंगी, और जितनी भी लीगल टर्म्स हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो सारी की सारी कहाँ पे मौजूद होंगी। कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट वाला जो हमारा पेज या डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर वो सारी की सारी मौजूद होंगी। अब ये कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, आईटी कंसल्टिंग से रिलेटेड हो सकता है, हार्डवेयर सप्लाई से रिलेटेड हो सकता है, क्लाउड होस्टिंग से रिलेटेड हो सकता है, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर लाइसेंस से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इन्वॉल्व हो सकती हैं किसी भी एक कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर उसके बाद है टाइप्स। अब टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले है कि ये प्रोडक्ट या सर्विस के लिहाज से है। जैसे हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस जो है ना हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इसको यूज कर सकते हो, तो वो लाइसेंस एग्रीमेंट हो सकता है। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमने कोई जो है ना वो सॉफ्टवेयर जो है वो बना के दिया, फिर बाद में उसकी मेंटेनेंस और सपोर्ट हम कितने अरसे तक जो है वो फ्री में देंगे, फिर उसके बाद कितने चार्जेस में होगी, तो उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। या फिर किसी और कंपनी अपना सॉफ्टवेयर लेके आई है कि इसकी हमने मेंटेनेंस करवानी है, तो उससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सर्विस लेवल हो सकता है। अब एक तो हमने ऊपर देखा ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो तो है प्रोडक्ट इटसेल्फ से रिलेटेड। अब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी उसकी क्वालिटी है, उसका अप टाइम है और जो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह, एक कॉन्ट्रैक्ट इनसे रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये जो आईटी की ये जो डिफरेंट सर्विसेज हैं जो इनसे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो सर्विस लेवल का एग्रीमेंट होगा। फिर उसके बाद है क्लाउड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। जो क्लाउड के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो डाटा की ओनरशिप होगी, उनका जो अप टाइम होगा और उसको एक्सेस करने की जो टर्म्स होंगी, वो सारी की सारी जो है वो क्लाउड सर्विस
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगी। फिर उसके बाद है आईटी कंसल्टिंग एग्रीमेंट। अब कंसल्टिंग के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें हमारे पास कोई एक फर्म या इंडिविजुअल जो है ना वो एडवाइज करता है या मैनेज करता है किसी दूसरी फर्म या किसी स्पेसिफिक पर्सन के जो आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो उनके आईटी से रिलेटेड सॉल्यूशंस वो बना रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं या उनको मैनेज करता है। कंसल्टिंग इसमें बेसिकली की जाती है। तो उससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट हो सकता है कि इतने स्पेसिफिक टाइम तक जो है ना वो एक बंदा जो है वो उनको सर्विसेज देगा अपनी, और उसमें वो कंसल्टिंग करेगा, उनके डिफरेंट आईटी सर्विसेज को जो है वो मैनेज करेगा। फिर उसके बाद है आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। अमूमन जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज होती हैं वो कोई प्रोजेक्ट वगैरह लेती हैं, तो वो किसी दूसरी कंपनी ने उनको दिया होता है। तो अमूमन कंपनीज क्या करती हैं कि वो इन हाउस प्रोडक्शन की बजाय उसको आउटसोर्स कर देती हैं, किसी दूसरी कंपनी को दे देते हैं, यानी खुद नहीं बनाते, किसी दूसरे से जो है ना वो बनवा लेते हैं। तो वो जो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट। अब जाहिर सी बात है जो भी डाटा प्रोसेसिंग है, लीगल लॉज कुछ बने होंगे। एक तो उन लीगल लॉज को चाहे यूजर हमें अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा, उन्हें हमने कभी भी जो है ना वो उनसे आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना, हमने उनकी बाउंड्री के अंदर रहते रहते ही हमने जो है ना डाटा की प्रोसेसिंग करनी है, जितना उस लीगल लॉ के अंदर हमें जो है ना अलाउ किया गया। लेकिन एक यूजर के साथ भी एग्रीमेंट होगा कि वो किस एक्सटेंट तक जो है ना वो हमें अलाउ करता है अपने डाटा की प्रोसेसिंग को, या फिर उससे जो भी यूजफुल इंसाइट्स आएंगे उनकी शेयरिंग के लिए। कोई भी एक जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उसके अंदर की एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। एक तो ये हम सबसे पहले उसमें वाजे करेंगे कि हमारे डिलीवरेबल्स कौन कौन से हैं। अब डिलीवरेबल्स अमूमन जो सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं तो उसमें सिर्फ हम सॉफ्टवेयर नहीं देंगे, साथ में उसका सोर्स कोड भी होगा, उसको बनाने की या इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, यूजर और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होगी, साथ में टेस्ट डाटा और टेस्ट रिजल्ट्स होंगे। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो भेजते हो का फाइनल ईयर डॉक्यूमेंटेशन भेजते हो तो उसमें भी तो यही सारी चीजें होती हैं। आपका सॉफ्टवेयर होता है, सोर्स कोड होता है, साथ में आपकी बिल्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो जो रीडमी फाइल होती है आपकी, उसके अलावा आपकी साथ में डॉक्यूमेंटेशन होती है। और अगर आपका कोई मॉडल वगैरह है जिसमें आपने डाटा को जो है ना वो एंटर करवा के टेस्ट वगैरह करवाना है, तो वो टेस्ट डाटा और उस टेस्ट के जो रिजल्ट्स आपने निकाले हुए हैं वो भी आप साथ में जो है ना वो दोगे। फिर उसके बाद है ओनरशिप ऑफ राइट्स। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने क्लियरली बताना है कि कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना वो ट्रांसफर की जा रही है जब वो हम एक स्पेसिफिक डिलीवरेबल जो है ना वो हम दे रहे हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है, हमारी जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है ना उससे कोई भी एक ऐसी यूजफुल चीज हम बनाएं जिसकी कोई एक कमर्शियल वैल्यू होती है, तो वो क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमने खुद बनाई है अपनी इंटेलेक्ट से और उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू, वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो ऐसी कोई भी अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना वो दी जा रही है तो उसको हमने क्लियरली बताना है कि इसमें क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना वो दी जा रही है, और उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है ना कौन रीयूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या फिर रीसेल कर सकता है। फिर उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी होगा कि जो क्लाइंट का डाटा और प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, वो जो है ना उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो जरूरी है। थर्ड पार्टी या किसी से भी जो है ना विदाउट परमिशन जो है ना उसको कभी भी शेयर ना किया जाए। फिर उसके बाद है पेमेंट टर्म्स। अब पेमेंट टर्म्स के अंदर क्या होगा, एक तो ये कि हमारी कितनी पेमेंट होगी, उसके बाद कितने डेज के अंदर हमने जो है ना उसको लाजमी जो है ना वो पे करना है, और फिर उसके बाद ये है कि डिलेज की सूरत में कितने परसेंट जो है ना इंटरेस्ट जो है ना वो होगा, या फिर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन जो है ना वो कब तक हो सकती है अगर पेमेंट ना की। फिर उसके बाद है पेनल्टीज एंड चेंज पेमेंट्स। अब इसमें यह है कि पेनल्टीज अगर डिलीवरी लेट की जाए, यानी एक तो यह है कि पेमेंट जो है ना वो डिले हुई है, दूसरा ये कि अगर जो सॉफ्टवेयर की डिलीवरी है जो हमें बनाने के लिए दिया गया है हमने उसकी डिलीवरी को जो है ना वो डिले कर दिया है, तो देन जो है ना जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसके ऊपर कौन कौन सी जो है ना वो लीगल कंपनसेशन या लाइबिलिटीज आ सकती हैं, उन चीज़ों या फिर कौन कौन सी पेनल्टीज उसके ऊपर आ सकती हैं वो डिस्कस की जाएंगी। कंपनसेशन फॉर क्लाइंट रिक्वेस्टेड चेंजेस और रीवर्क। अब क्लाइंट जो है वो सॉफ्टवेयर तकरीबन बन चुका है या बनने के दौरान अगर कोई जो है ना वो चेंजेस या रीवर्क करवाता है, तो जाहिर सी बात है वो रीवर्क जो है वो एक्स्ट्रा आवर्स लगेंगे आपके काम में, तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, उसको एक्स्ट्रा उससे पेमेंट ली जाएगी या नहीं, या जो ऑलरेडी उसका बजट है उसी में से उसको कंपनसेट किया जाएगा। ये सारी चीजें जो है ना ये भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ना वो इंक्लूड होंगी। इसके बाद है क्लाइंट्स ऑब्लिगेशंस। इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ कि किसी भी सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो क्लाइंट है उसकी ऑब्लिगेशंस क्या होंगी। अब जो क्लाइंट है उसने एक्यूरेट इनपुट और रिसोर्सेज जो है ना वो टाइम के ऊपर प्रोवाइड करने हैं। अब उसे चाहिए क्या, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसकी क्या होंगी, एक एक्यूरेट इनपुट है, और दूसरे नंबर पे उसने जो भी पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया है या जो भी उसने
पैसे की सूरत में या और किसी सूरत में रिसोर्सेज देने हैं, वो रिसोर्सेज जो है ना, इनपुट और रिसोर्सेज दोनों टाइम के ऊपर होने चाहिए। अगर ये टाइम के ऊपर नहीं होंगे तो कंपनी जो है वो ज़ाहिर सी बात है, उसको अगर रिक्वायरमेंट्स ठीक नहीं मिलेंगी तो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और अगर उसको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो अपने बिल्स वगैरह पे नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि उनके जो प्रोग्रामर्स या वर्कर्स हैं वो उनको छोड़ जाएं, तो स्टिल नुकसान फिर किसका होगा? क्लाइंट का होगा। और ड्यूरिंग टेस्टिंग और रिव्यू फेजेस में जो है ना, उस क्लाइंट ने क्या करना है? कोऑपरेट करना। फिर उसके बाद इसमें एक और है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एट फिक्स्ड प्राइसेस। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जो है उनकी सप्लाई के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैसे होंगे? अब ये पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है और बुक के अंदर भी जो है ना ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको भी अच्छे से जो है ना वो करना पड़ेगा आप। अब जो फिक्स्ड प्राइसेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये इसमें हमारा जो होता है ना फाइनेंशियल रिस्क, वो सप्लायर के ऊपर जो है ना वो ट्रांसफर हो जाता है। अब सप्लायर कौन है? जो प्रोडक्ट बना के दे रहा है। जो ले रहा है वो क्या होगा? वो क्लाइंट होगा। क्लाइंट की बजाय जो रिस्क है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? सप्लायर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर दोनों में जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 50,000 के अंदर हर सूरत उसने सॉफ्टवेयर बना के देना है। अब उस दौरान इन्फ्लेशन आ जाती है या फिर महंगाई आ जाती है, वर्कर्स की सैलरीज इंक्रीज करना पड़ जाती हैं किसी गवर्नमेंट के जो है ना वो नए कानून की वजह से, तो वो जो भी बर्डन है वो उसने इसी 50,000 के अंदर ही कंपनसेट करना है। तो रिस्क सारा किस पे आ रहा है? सप्लायर के ऊपर आ रहा है। अब इस रिस्क को मैनेज कैसे किया जाएगा? इस रिस्क को मैनेज करने के लिए जो सप्लायर है वो इंश्योर करेगा कि डिलीवरेबल्स क्या क्या है, उनके ऊपर क्या राइट्स होंगे, और क्लाइंट की क्या ऑब्लिगेशंस होंगी। हो सकता है कि ऑब्लिगेशंस के अंदर ये चीज भी इंक्लूड करवा ली जाए कि अगर ड्यूरिंग डिलीवरी जो भी मतलब इस टाइम फ्रेम के दरमियान जो है ना, अगर कोई ऐसा काम हो जाता है जिसमें जो है ना इस प्रोजेक्ट की कास्ट जो है वो बढ़ जाती है, तो फिर क्लाइंट को जो है वो कंपनसेट करना पड़ेगा उस लिहाज से। अब इस तरह के एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले है उसका स्ट्रक्चर, कि उस कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं ना, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो टेम्पलेट है ना उसको यूज करते हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी जो है ना वो आ सके। कोई भी एक जो फिक्स्ड प्राइस एग्रीमेंट होगा उसके अंदर सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा। अब इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन के अंदर जो भी पार्टीज हैं, मतलब जो सप्लायर है और जो भी क्लाइंट है जिसको वो डिलीवर किया जाएगा, उनके लीगल नेम्स, उनके रजिस्टर्ड एड्रेसेस और उनके ऑथोराइज्ड सिग्नेचर्स हैं वो इंक्लूड होंगे। फिर उसके बाद डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, डेफिनेशन ऑफ रिकरिंग टर्म्स जिसके अंदर कंपनी, क्लाइंट और एक्सेप्टेंस टेस्ट वगैरह जो है ना उनके रिलेटेड जो है ना बताया जाएगा कि कंपनी कौन सी है, क्लाइंट क्या है, और कौन कौन से एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है ना वो किए जाएंगे। फिर उसके बाद है कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। अब इनके अंदर हमारे पास हो सकता है कि सॉफ्टवेयर का जो स्कोप है वो क्या है, पेमेंट कितनी होगी, लाइबिलिटीज क्या क्या होंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी किस चीज की रखी जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है, चेंज कंट्रोल जो है ना, यानी अगर कस्टमर कोई चेंज रिक्वायर्ड है तो वो कैसे किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन जो है वो किस बेस के ऊपर होगी, और अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उस डिस्प्यूट को किस बेस के ऊपर रिजॉल्व किया जाएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में जो भी टर्म्स और कंडीशंस होंगी वो सारी की सारी जो है ना वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड होंगी। फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एनालिसिस। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशंस है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, अब वो डेटेड भी होंगी और वेरिएंट नंबर्ड भी होंगी। डेटेड ये कि जिस दिन वो रिक्वायरमेंट आई है वो डेट लिखी जाएगी, और साथ में वेरिएंट नंबर्ड क्या है कि हो सकता है कि उसने रिक्वायरमेंट में कोई चेंज किया है, तो रिक्वायरमेंट में जो चेंज होगी उसको साथ में उसका वेरिएंट नंबर दिया जाएगा कि पहले ये रिक्वायरमेंट जो है ना वो ये थी और बाद में इसमें जब चेंज आया तो ये हो गया, तो वेरिएंट जो है ना वो भी चेंज हुआ है। फिर उसके बाद डिलीवरेबल्स की लिस्ट होंगी कि कौन कौन से डिलीवरेबल्स जो है ना वो क्लाइंट को जो है ना वो एट द एंड ऑफ कंप्लीशन जो है वो सारे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का शेड्यूल कितना होगा, यानी कितना टाइम फ्रेम दिया जाएगा उस कंपनी को। फिर उसके बाद यह है कि किन माइलस्टोन्स को अचीव करने पे जो पेमेंट है ना वो रिसीव की जाएगी। हो सकता है कंपनी बोले कि आपको पहले एक प्रोटोटाइप दिया जाएगा, उस प्रोटोटाइप पे आप अगर आपको वो ठीक लगेगा तो आप 20% पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद आपको डिलीवरेबल्स दिए जाएंगे, आप मजीद 10% पेमेंट करोगे। तो जो भी पेमेंट प्लान है, चाहे स्टेज पेमेंट होगी चाहे कंप्लीट पेमेंट होगी, तो वो सारा जो पेमेंट प्लान है वो भी इसी के अंदर डिस्कस होगा, इसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो एनेक्सिस है या अपेंडिसेस है इनके अंदर। उसके बाद है स्टाफिंग एंड रेट्स टेबल, कि कितना स्टाफ जो है वो उस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, कितना आवरली रेट जो है वो लगाया जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर वो भी इसके अंदर डिस्कस होंगी। फिर उसके बाद है क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स होगा, यानी क्लाइंट के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड,
कौन कौन सा डाटा, कौन कौन सी इनपुट्स जो है ना उसने जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। तो वो सारी चीजें जो है ना वो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस की जाएंगी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब ये जो रिमेनिंग पॉइंट्स है, लाइक ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड, ओनरशिप ऑफ राइट्स, ये सारी चीजें जो ना ऊपर पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए हैं ना उन्हीं को जो है ना आगे ये रिटन फॉर्म के अंदर जो है ना ये अवेलेबल है। तो एक दफा इनको जो है ना वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जैसे पेपर के अंदर वो एक फिक्स्ड प्राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है ना, तो उसके अलावा भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट हायर है, टाइम एंड मटेरियल के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर कंसल्टेंसी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट हायर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हायर के अंदर जो है ना ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें जो सप्लायर है ना वो पर्सनल जो है ना वो प्रोवाइड करता है। यानी जो क्लाइंट है, क्लाइंट कंपनी के पास आएगा और वहां से एक प्रोग्रामर को हायर करके ले जाएगा, और जब वो हायर करके ले जाएगा तो प्रोग्रामर उसका जो स्पेसिफिक वो काम बताएगा उसको वो करके दे देगा। अब इसमें जो रिस्क है ना वो सारा का सारा जो है ना वो क्लाइंट पे चला जाएगा। जो हमारा पहला फिक्स्ड प्राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट था जो कि कंपनी के पास आ रहा था, सप्लायर के पास आ रहा था, उसमें सारा रिस्क सप्लायर के पास था। अब इसमें जो सारा रिस्क है वो क्लाइंट के ऊपर है, क्लाइंट की डायरेक्शन पे ही, क्योंकि वो जो पर्सनल जाएगा या जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो भी जाएगा तो वो उसकी डायरेक्शन पे काम कर रहा होगा। तो सारा रिस्क जो है ना वो क्लाइंट के ऊपर होगा कि अगर उसने अपना काम ठीक से निकलवाया नहीं निकलवाया, चाहे उसका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो सारा रिस्क किस पे जाएगा? क्लाइंट के ऊपर जाएगा। और इसमें जो क्लाइंट है वो स्टाफ को जो है ना वो जो भी वो लेके जाएगा, पर्सनल वगैरह लेके जाएगा, उनको डेली और आवर्ली रेट के ऊपर जो है ना उनको सैलरी भी उनकी दे देगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना बॉडी शॉपिंग भी बोलते हैं। और मोस्टली जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फ्रीलांसिंग के अंदर होते हैं। अगर आप देखो तो फाइवर पे क्या होता है, वो एक सप्लायर है और उस सप्लायर के पास आप जाते हो और वो आपको क्या देता है? ढेर सारे जो है ना वो पर्सनल्स देता है जो किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं। आप क्या करते हो? उनको हायर करते हो, उनसे अपना काम लेते हो, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है वो आप और जो वो पर्सनल काम कर रहा है उन दोनों के बीच में होता है। क्या किस रेट पे जो है वो पैसे वगैरह दिए जाएंगे, और जो सप्लायर होता है वो बीच में से बस एक स्पेसिफिक जो है ना परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है ना वो बस ले रहा होता है दोनों के बीच में, क्योंकि उसने दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है ना वो प्रोवाइड किया ताकि एक अपनी सर्विसेज बेच सके और दूसरा अपनी सर्विसेज जो है वो ले सके। फिर उसके बाद है टाइम एंड मटेरियल्स। अब टाइम एंड मटेरियल जो है ना ये हमारे पास एक हाइब्रिड मॉडल है, इसको अमूमन जो है ना कॉस्ट प्लस भी बोलते हैं। इसमें अब क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है ना वो सप्लायर से ही चीज बनवाता है, लेकिन उसको पे करता है कि कितना टाइम लगा है, कितने उसके रिसोर्सेज जो है ना वो यूज हुए हैं। इसमें कोई फिक्स्ड कास्ट नहीं होती, तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो है ना वो डायनेमिक कास्ट प्रोजेक्ट है। यानी जितना भी जो है ना वो प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद टाइम और रिसोर्सेज लगेंगे, क्लाइंट उस लिहाज से जो है ना वो पे करेगा। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको शुरू करने से पहले नहीं पता होगा कि उनके ऊपर कितना टाइम लग सकता है या कितने रिसोर्सेज लगेंगे, वो तभी पता चलता है जब वो कंप्लीट होंगे। तो अब क्योंकि ये हाइब्रिड मॉडल है तो इसमें जो हमारी लेबर है ना, यानी जो मजदूरी है, वो चार्ज होती है सिमिलरली टू कॉन्ट्रैक्ट हायर। यानी जो भी पर्सनल वगैरह आ रहे हैं उनको डेली या आर्ली रेट के ऊपर जो है ना पैसे दिए जाएंगे। और इसमें कोई एक मैक्सिमम पेमेंट कैप भी हो सकती है। अब ये भी हो सकता है ना कि कंपनी बार बार बोलती रहे कि आज इतने मजीद पैसे दे दें, आज इतने मजीद पैसे दे दें, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करने के बाद जो है ना नेगोशिएशंस जो है ना वो करनी पड़ेंगी। तीसरे नंबर पे है हमारे पास कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या होगा? हमारे पास जो सप्लायर है वो एनालाइज कर सकते हैं और एडवाइज कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें उससे हमारे पास क्या होगा कि वो कोई रिपोर्ट्स जनरेट होंगी या फिर एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट जो है ना वो जनरेट होगा। यानी इसमें जो सप्लायर है वो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं बना के दे रहा, वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो एनालाइज करेगा और उनको एडवाइस करेगा, और इन दोनों चीजों की बेस के ऊपर एक रिपोर्ट या स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट जो है ना उस ऑर्गेनाइजेशन को वो बना के देगा। और उस रिपोर्ट या स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट से क्या होगा? उस ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट आएगी, और उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंप्रूवमेंट आएगी तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। ये भी हमारे पास एक फिक्स्ड प्राइस जो है ना कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें टर्म्स काफी ज्यादा सिंपल होती हैं, और इसमें एंड प्रोडक्ट जो है ना वो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होता, बल्कि एक रिपोर्ट या एनालिसिस बेस्ड डॉक्यूमेंट होगा। और इसमें फाइनेंशियल रिस्क जो है ना बहुत कम होता है, क्योंकि एक फिक्स्ड प्राइस है, एक स्पेसिफिक प्राइस है, और उस प्राइस को पे करके कंपनी में इम्प्रूवमेंट ही आती है। फिर इसमें कुछ लीगल और प्रोफेशनल कंसिडरेशंस हैं कि अब जाहिर सी बात है जो एक्सपर्ट आ रहा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाएगा कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो किसी कंपनी को एनालाइज कर रहा है और उसको एडवाइस कर रहा है तो उसने कंपनी के बारे में तकरीबन सारी नाउ हाउ होगी कि वो कैसे काम कर रहे हैं। उसने जो कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है कि उसके ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं वो उसने सीक्रेट रखने। इसके अलावा स्कोप ऑफ वर्क, यानी किन किन चीजों के बारे में उस
के में वो जो है ना वो डिस्कस कर सकता है। बाउंड्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी। किन डिपार्टमेंट्स को जो है वो एनालाइज कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियर होनी चाहिए। अब जो इन्फोर्समेंट है कि जो भी वो फाइंडिंग्स हमें निकाल के देगा, जो भी रिपोर्ट बना के देगा, उसको अप्लाई करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करता है कि जो भी वो कंसल्टेंट आया वो कितना प्रोफेशनल है, उसकी इंटेग्रिटी कितनी है और उसकी रेपुटेशन कितनी है। अगर ये चीज़ें जो है ना वो उसमें अच्छी हैं, तो देन उसकी जो भी फाइंडिंग्स होगी उनको कंपनी के ऊपर अप्लाई किया जाएगा ताकि कंपनी जो है ना वो ग्रो करे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसकी रिपोर्ट्स जो है बस उसको देखा जाएगा और साइड पे फेंक दिया जाएगा। आई होप सो आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। शुक्रिया।